डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं और ये आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। साथ ही साथ में इसमें कई सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक खुद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्योंकि आप देखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया और इंडिपेंडेंस के बाद इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। तो अक्टूबर 1, 2025 में इसने 100 साल अपना पूरा किया है, क्योंकि ये 1926 में स्थापित हुआ था और अक्टूबर 1, 2025 में इसने 100 साल पूरा किया है। तो इससे संबंधित क्या क्या आपके महत्वपूर्ण बात है, क्या मेंस में सवाल बन सकते हैं, क्या इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है संविधान में, क्या इसके कर्तव्य हैं, कैसे ये अपने आप को बदलते हुए परिवेश में अपने आप को बदल रहा है, कैसे जो एग्जामिनेशंस हैं उनको और ज्यादा आपके प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहा है, वो सब समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग को। ये आपके संवैधानिक निकाय है और ये आप देखिएगा भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 315 to 323 आपके डिफाइंस द फंक्शंस, ऑथोरिटी एज वेल एज ड्यूटीज एज वेल एज रिमूवल प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन which includes both Union Public Service Commission, Joint State Public Service Commission and State Public Service Commission। तो यहां पे आपके देखिएगा कि इस भाग में जो भाग 14 है 315 से लेकर 323 तक, यहां पे संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में विवरण किया गया है। तो ये जो आपका महत्व क्यों हो रहा है, क्यों इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका सीधे महत्व है क्योंकि ये 100 साल अपना पूरा कर रहा है और 100 साल पूरा करने की संभावना में आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में दोनों में आपके क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है मेंस में। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर आप देखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप संघ लोक सेवा आयोग का देखिएगा, तो इसका औपनिवेशिक उत्पत्ति है, कॉलोनियल ओरिजिन्स है। अब देखिएगा हमारे संविधान में मैक्सिमम जो बातें आपकी हैं उनका कहीं ना कहीं औपनिवेशिक उत्पत्ति ही है। चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, चाहे आप यहाँ पे जो भी सीएजी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं ना कहीं आपके कॉलोनियल लीगेसी का पार्ट है। आपके औपनिवेशिक उत्पत्ति आप देखिएगा, गवर्नर का पद भी औपनिवेशिक उत्पत्ति का ही भाग आपका है। जो संसदीय व्यवस्था हम अपने देश में अपना रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही इंस्पायर्ड आपका रहा है। तो पहले इसको स्थापित किया गया लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दिया गया। संघ आपके जो आप देखिएगा कि ये जो आपका बनाया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में, संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में, और बाद में जब भारत आजाद हुआ तो इसी संस्था को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में स्थापित किया गया और भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसको स्थापित किया गया। पहले जो इसके हेड रहे हैं आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, ये ली कमीशन के कहने पे एस्टेब्लिश हुआ था। ये सब आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ली कमीशन 1924 में आपका बनाया गया था। इसने आपका भारत में इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एक आपके आयोग का गठन करने की बात की और उसके जो प्रथम आपके चेयरपर्सन बने, प्रथम उसके आप देखिएगा अध्यक्ष बने, वो सर रॉस बारकर आपके बने। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया और स्वतंत्रता के बाद यही आप देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित हुआ।
अब देखिए, पूरे विश्व में जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती है या चलती थी आजादी के आसपास, उसके पहले अगर आप बात करिएगा तो कई तरह के सिस्टम्स आपके चलते थे। जैसे यूनाइटेड किंगडम में पैट्रोनेज सिस्टम आपका चलता था, यही सिस्टम भारत में भी लागू किया गया। फिर अगर आप फ्रांस में बात करिएगा तो आपके सेल ऑफ ऑफिस, पदों का बेचना, सेल ऑफ ऑफिस आपका चलता था फ्रांस में। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप बात करिएगा तो यह चलता था स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता था, टू द विक्टर गोज द बूटी, जो भी चुनाव जीतेगा वही सारे महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति करेगा। तो ये आपके 3 तरह की व्यवस्थाएं थी। पैट्रोनेज सिस्टम, जिसमें अगर आप बात करिएगा कि ये यूनाइटेड किंगडम में चलता था, और यही सिस्टम भारत में भी आपका एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इसी चीज को समाप्त करने के लिए, भारत में मेरिट को इंपॉर्टेंस देने के लिए, कार्यकुशलता को इंपॉर्टेंस देने के लिए, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने इन सारे सिस्टम्स को हटाया और आपके पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में एस्टेब्लिश किया गया। सेल ऑफ ऑफिस, एक बार में बोली लगती थी पदों की, और जो जितना ज्यादा आपके बोली लगाता था उसको वो पद दे दिया जाता था। अमेरिका में जो चुनाव जीतता था वो सारे महत्वपूर्ण पद आपके भरता था। अभी भी अमेरिका में टॉप 10% जो पोस्ट होते हैं स्पॉइल सिस्टम का पार्ट आपके हैं, जिसमें अगर आप बात करिएगा कि जो सारे महत्वपूर्ण पद है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगा, जैसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप आपके जीते हैं, तो वो जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उस पे वो खुद अपॉइंटमेंट आपके करते हैं। पहले ये 100% था, वहां पे एक आपका बेरोजगार ने वहां के एक राष्ट्रपति को जान से मार दिया, तब से उसमें सुधार हुआ, और फिर आपके 90% पोस्ट आपके मेरिट सिस्टम पे हैं, 10% अभी भी स्पॉइल सिस्टम पे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में अगर आप बात करिएगा तो कई तरह के आपके संवैधानिक जो प्रावधान हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो 315 से लेके 323 तक इनके बारे में बताया गया है। अगर आप इसको देखिएगा कि क्या क्या इसमें आपके पॉइंट्स हैं, तो आप इसको एक एक्रोनिम से समझ सकते हैं। 315 talks about public service commission. It talks about 3 types of public service commission, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की बात कही जाएगी, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाएगी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाएगी। शॉर्ट में ये पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। इन आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और इनके मेंबर्स को आपकी अगर आप बात करिएगा अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी संवैधानिक निकाय है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक विधिक निकाय आपको देखने को मिलेगा। फिर ए से अपॉइंटमेंट है, हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, किस तरह से उनकी नियुक्ति होगी, क्या उनकी शर्तें होंगी। इसमें जनरली एक बात बोला गया है कि जो 50% मेंबर्स होंगे उसमें आपके ऐसे सदस्य होंगे 50% जिनको 10 साल तक आपके सरकारी सेवा का अनुभव हो। यह केवल निर्देशित है, ये अनिवार्य आपका नहीं है। तो कुल संख्याओं में 50% जो सदस्य होंगे वो आपके ऐसे सदस्य होंगे जिनको 10 वर्ष का सरकारी सेवा में अनुभव आपका है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये बात बोला गया है। फिर आर स्टैंड्स फॉर रिमूवल, इनके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, किन आधारों पे हटाया जा सकता है, उसके बारे में आपका बात कहा गया है कि किन बातों पे मोरल टर्पिट्यूड, अगर आप बात करेगा नैतिक पतन के आधार पे आप हटा सकते हैं। आप एक तरह से देखिएगा कि कुछ कंडीशंस बताए गए हैं संविधान में जिसके आधार पे इनको हटाया जा सकता है। अगर वो आपके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहते हुए पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नंबरों में उलटफेर कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं,
ये बड़े सारे कारण आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको हटाया जा सकता है। फिर इनकी सेवा शर्तें, कंडीशन ऑफ सर्विस, इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, ये भी आप देखिएगा। सेवा शर्तें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करेंगे आपके संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्यपाल निर्धारित करेंगे। फिर यहां पे अगर आप बात करिएगा तो प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर इंप्लॉयमेंट, 315, 316 नियुक्ति है, 317 हटाना है, 318 सेवा शर्तें हैं, 319 प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर इंप्लॉयमेंट। अगर एक बार आप संघ लोक सेवा आयोग में नौकरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी और संस्था में नौकरी करने का अधिकार नहीं होता। कुछ प्रोहिबिशंस आपके बताए गए हैं, वो प्रोहिबिशंस एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, जिस बेसिस पे आपके संघ लोक सेवा आयोग में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आप क्या बन सकते हैं, उसकी संभावनाएं देख रहे हैं हम लोग। तो जनरली मान लीजिए आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 1 में है, क्योंकि हमारे देश में कितने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके होने की संभावना है। कुछ ज्वाइंट भी आपकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके अगर चेयरपर्सन होंगे, इसका एक चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, और इसके कई सारे मेंबर्स होंगे। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक चेयरमैन होगा और इसके कई तरह के मेंबर्स होंगे, कई मेंबर्स होंगे। लगभग फिक्स नहीं होता है, ये आपके गवर्नर डिसाइड करेंगे, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अगर आप बात करिएगा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, और लगभग 10 सदस्य होते हैं, 10 मेंबर्स आपके होते हैं। अब इनकी संभावनाएं क्या हैं, जो बात बोला जा रहा है प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप मेंबर हैं किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर आप सदस्य हैं किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो आपके जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं। आप संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बन सकते हैं, या आप संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, या आप जिस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं उसी के चेयरमैन बन सकते हैं, या आप किसी अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। 4 संभावनाएं हैं। तो अगर ये सदस्य हैं यहां पे, सदस्य की क्या क्या संभावनाएं हैं। सदस्य की संभावना पहली कि वो जिस आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है उसी का चेयरमैन बन जाए, दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन जाए, मेंबर बन जाए आपके संघ लोक सेवा आयोग का, या डायरेक्टली संघ लोक सेवा आयोग का सभापति बन जाए, जो रेयर पॉसिबिलिटी आपकी है। फिर अगर आप देखिएगा कि अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका चेयरमैन है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो किसी अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। दूसरा, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है। तीसरा, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। उसकी 3 संभावनाएं हैं। तो अगर आप बात करिएगा कि अगर कोई यहां पे सदस्य है उसकी क्या क्या संभावना, मैं आपके सभापति है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। इसकी संभावनाएं अगर आप देखिएगा तो ये किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है, ये सदस्य बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का, ये संघ लोक सेवा आयोग का सभापति बन सकता है। फिर अगर आप देखिएगा तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर कोई आपके मेंबर है, किसका मेंबर है, संघ लोक सेवा आयोग का, तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। ये या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, आइदर ये किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी आपकी है इसकी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर अगर आप बात करिएगा, अगर आप चेयरमैन हैं यूपीएससी के, तो आपकी क्या संभावनाएं हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, आप केवल यहां से रिटायरमेंट पाइएगा। आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं दिया जा सकता। हालांकि
क्रिटिसाइज करने वाले ये बोलते हैं कि इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इनको भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये आपका वायलेशन नहीं है का। तो जनरली ये बोला जाता है कि ये लाभ के पद नहीं है, ये संवैधानिक पद हैं, संविधान के अंदर पद हैं, इसलिए इनको प्रलोभन नहीं माना जाता। तो प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट, फिर इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर आप 320 आर्टिकल पढ़िएगा तो 320 में इनके कर्तव्यों की बात कही गई है। इनके कर्तव्यों का विस्तार कौन कर सकता है? एक्सटेंडिंग फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है, ये बात आपका बोला गया है। फिर आपके यहां पे आप बात करिएगा एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके खर्चे कहां से आएंगे? तो ये जनरली होते हैं चार्ज अपॉन द सीएफआई, भारत के संचित निधि पे भारित व्यय होते हैं। इसका मतलब इनको अपने खर्चों को लेकर चिंता नहीं करना, इनके स्वतंत्रता का मुख्य कारण एक ये भी आपका है। और चौथा अगर आप बात देखिएगा तो रिपोर्ट ये अपना सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ स्टेट को, और ये दोनों लोग रिपोर्ट को अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में रखेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट अपने स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे, और उस पर क्या एक्शन लिया गया है वो भी आपका बताया जाएगा। तो ये जनरल आपका कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दिया गया है, एक शॉर्ट में आपको बताया गया इसमें। अब अगर आप देखिएगा तो इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके प्रोविजंस हैं, कुछ इनके ड्यूटीज हैं, कुछ इनके फंक्शंस हैं, एडवाइजरी फंक्शंस हैं, तो उसको एक बार समझना है। ड्यूटीज आप लोग को मालूम है, ड्यूटीज क्या क्या है? आपको ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराना, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस ऑफ द यूनियन और एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो आपका स्टेट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड बाय 2 or more states to assist these states in conducting certain आपके एग्जामिनेशन, इन कंडक्टिंग सर्टेन रिक्रूटमेंट, जिसमें विशिष्ट कोई आपको क्वालिफिकेशन, विशिष्ट आपको कोई यहां पे आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, उसमें उनकी मदद करेगा। कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा इनको सुपुर्द किया गया है उसमें भी ये आपका मदद करेंगे, ये इनकी ड्यूटी हो जाएगी। जैसे कि कोई अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो उस डिसिप्लिनरी एक्शन में इनसे रिपोर्ट मांगा जाता है। 2 संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट देती हैं, एक संघ लोक सेवा आयोग देता है और एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देता है। ऑल्दो संघ लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऐसा संस्था है जो भारत में सतर्कता के लिए जाना जाता है, और इसका एकमात्र काम यही है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका रिपोर्ट करे। इसलिए इसके रिपोर्ट को ज्यादा महत्व आपका केंद्र सरकार देती है, लेकिन इनसे भी रिपोर्ट मांगती है अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो। इफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपका है। फिर ये भी आपका इनका ड्यूटी है कि ऑन एनी क्लेम्स बाय और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट दैट एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अभियोजन चलाया गया है किसी न्यायालय में और उसमें उसके खर्चे आए हैं और वो केस वो जीत गया है, तो ये आपके रिपोर्ट करेगा संघ लोक सेवा आयोग को। संघ लोक सेवा आयोग इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा कि आप इसके जो खर्चे हुए हैं आपके जो भी आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, उसको कंपनसेट आप करिए। फिर ये भी आपका है कि कोई अगर सर्विस के दौरान किसी सिविल सर्वेंट के द्वारा कोई इंजरी सस्टेन किया जाता है, कोई उनको चोट पहुंचता है, तो चोट में पेंशन के पुरस्कार के लिए आपके कहीं ना कहीं ये आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। ऑन एनी क्लेम टू अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाय अ पर्सन व्हाइल इन गवर्नमेंट सर्विस इन सिविल कैपेसिटी, ये बात आप देख सकते हैं।
फिर कुछ ऐसे इनके कार्य हैं जो सलाहकारी हैं और सलाहकारी होने की वजह से ये बाध्यकारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे सलाह कर सकती है उन सारे मामलों में जो कि आपके मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, अगर आप देखिएगा सिविल सेवाओं सिविल पदों की भर्ती के तरीके से संबंधित इनसे आपका कहीं ना कहीं रिपोर्ट मांगा जा सकता है, रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है। फिर यह भी आपका देखिएगा कि जो सिद्धांत आपके पालन किए जाएंगे नियुक्ति के लिए, सिविल सर्विसेज और पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, हस्तांतरण के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण के लिए, पदोन्नति के लिए या नियुक्ति के लिए जो सिद्धांत आपके पालन किए जाएंगे उनसे पूछा जाएगा, लेकिन वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय आपका बोला जाता है। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय होने के वजह से ही ये सारा काम करता है, प्रमोशन के रिलेशन में, आपके ट्रांसफर के रिलेशन में, डिसिप्लिनरी एक्शन के रिलेशन में, सारी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की है और संघ लोक सेवा आयोग भी इसी मंत्रालय के अंदर काम करता है। इस एवज में इससे सलाह तो लिया जाता है, लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का होगा जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम आपका करता है। तो ये बात आप देख सकते हैं। फिर प्रोविजंस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, आपके इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रावधान है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए 4 मेजर आपके फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है कि नहीं। पहला, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो रही है। अगर नियुक्ति के मामले में कोई 3 सदस्यीय निकाय है, 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक आपका प्राइम मिनिस्टर है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज आपके हैं, तो माना जाएगा कि स्वतंत्र है। लेकिन ये आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो ये इस मामले में स्वतंत्र नहीं है। दूसरा, इनके सदस्यों को अगर हटाना हो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पे नहीं हो, उसका ठोस कारण संविधान में दिया गया हो, तो माना जाएगा कि हाँ स्वतंत्र हैं। इस मामले में इनको बोला जाता है कि स्वतंत्र हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट लिखा गया है कि इन्हीं कारणों पे इनको हटाया जा सकता है। अगर मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार है, तभी हटाया जा सकता है। और सिद्ध कदाचार में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस करना पड़ेगा, जहां पे अगर ये पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सरकारी नौकरी मतलब सदस्य रहते हुए, और भी मामलों में इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है। जहां पे भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं, एग्जामिनेशन पेपर के लीक में कोई नाम आया है, ऐसे मामलों में आप देख सकते हैं। तीसरा बात आप देख सकते हैं, थर्ड जो मेजर फैक्टर आपका है वो इनके वेतन से संबंधित है। तो जो भी वेतन होता है वो चार्ज अपॉन द CFI है, भारत के संचित निधि पे भारित व्यय आपका होता है, इसलिए भी इनको स्वतंत्र माना जाता है। और चौथा आपने देख ही लिया, पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट इनको किसी भी तरह के सरकारी नियोजन में नहीं लिया जा सकता। लिमिटेशंस बताए गए हैं कि आप सदस्य हैं तो क्या बन सकते हैं, सभापति हैं तो कुछ नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। इनके स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के फैक्टर्स आपके बताए गए हैं। अब अगर आप बात करिएगा कि जिस मूल्य सिद्धांतों पे, कोर प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, वो आपके क्या आपके सिद्धांत हैं जिन पे हमारा संघ लोक सेवा आयोग काम करता है और जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक निष्पक्ष निकाय है जो कि हमारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है। पहला जो सिद्धांत है, योग्यता आधारित व्यवस्था है, मेरिटोक्रेसी के बेस पे आपका ये एग्जामिनेशन करता है। हालांकि संविधान में कुछ ऐसे प्रबंध हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया को भी समर्थन करते हैं। तो मेरिटोक्रेसी along with रिजर्वेशन प्रोसेस टू इंश्योर इंक्लूसिव इंडिया, समावेशी भारत को सुनिश्चित करने के लिए योग्यता के साथ साथ आरक्षण भी आपका प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। तो ये सिलेक्शन आपका सोलरी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस है, जिसमें किसी तरह का कोई विशेषाधिकार, कोई पैट्रोनेज आपके पूरी तरह से यहाँ पे संरक्षण का जो
कंसेप्ट है या कोई विशेषाधिकार का जो मामला है वो हटाया गया है। दूसरा, ये निष्पक्षता के आधार पे काम करते हैं। ये जाति या आप बात करिएगा कि धर्म, भाषा या लिंग के आधार पे एग्जामिनेशंस आपके एक तरह से मेक श्योर किया जाता है कि इसमें कोई डिसएडवांटेज पोजीशन पे ना हो। जाति, लिंग, भाषा के आधार पर समान पहुंच प्रदान की जाने का प्रयास किया जाता है, जिससे यूपीएससी परीक्षाएं सामाजिक रूप से समान होने का प्रयास करती हैं। तो यहां पे आप देखिएगा कि 22 भाषाएं हैं जिस पे आपका काम किया जाता है। 22 लैंग्वेजेज में आप एक तरह से अपने पेपर लिख सकते हैं, ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। मेंस एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो ये न्याय संगत आपके निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि सत्यनिष्ठा इसका मूल्य है। कमीशन आपके मेक श्योर करता है कि राजनीति का दुष्प्रभाव ना हो। ये मेक श्योर करता है कि इस पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं भी डाला जा सके, क्योंकि ये 10 सदस्यों का एक समूह होता है। तो इसमें एक अच्छाई है कि आप किसी एक सदस्य पे दबाव डाल दे तब भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैक्सिमम डिसीजंस आपके एक तरह से ग्रुप लेता है। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचता है। आप इसको इकोनॉमिक इंटरफेरेंस के दबाव में नहीं ला सकते, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर चार्ज होता है सीएफआई पे, और इसको हटाने की प्रक्रिया भी जटिल बताई गई है। इस वजह से भी ये स्वतंत्र होने की संभावना रखता है। जैसे इसमें एनोनिमस इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, 48 आपके विषयों का आपके ऐसे गोपनीयता के आधार पे इन सारों का मूल्यांकन किया जाता है। ये भी बात आप देख सकते हैं। इफिशियंसी इन कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता में भी दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लगभग 10 लाख से 12 लाख बच्चे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने का प्रयास करते हैं, और उसमें से 3000 बच्चे मेंस लिखते हैं। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, और पूरे भारत में इसके सेंटर्स होते हैं, और मेक श्योर करता है कि कहीं पे भी पेपर आपका आउट नहीं हो। अभी आप देखे होंगे हाल फिलहाल में नीट का पेपर आउट हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिएगा कि जो हमारा यूपीएससी है ये मेक श्योर करता है कि किसी तरह का कोई धांधली आपके एग्जामिनेशन में नहीं हो। भारत में सबसे निष्पक्ष फेयर एग्जामिनेशंस के लिए यूपीएससी आपका जाना जाता है। फिर आप देखिएगा कि ये भारत में देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में भी आपका काम करता है। चाहे आपके युद्ध हो, चाहे आपका कोई आपदा आई हो, चाहे कोई आपके पेंडेमिक का सिचुएशन हो, ये संस्थागत स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करता है। युद्ध के दौरान, आपदाओं के दौरान, महामारी के संकट के दौरान भी ये संस्थागत स्थिरता आपका प्रदान किया है। अपने एग्जामिनेशन से कंडक्ट कराई लेता है। कोविड के दौरान भी आप देखे होंगे, जरूर एग्जामिनेशन 3-4 महीने आगे शिफ्ट हुए, लेकिन फिर रेगुलर शेप में सारे एग्जामिनेशंस को ले दिया गया। तो ये बड़ा सक्षम तरीके से अपने सारे कामों करता है। बी पेपर भी तैयार होता है। कहीं पे भी कोई धांधली की पॉसिबिलिटी अगर नजर आती है तो तुरंत दूसरा पेपर आपका इसके पास तैयार रहता है। ये भी बात आप देख सकते हैं। इंक्लूसिविटी इन गवर्नेंस, ये भी आप देख सकते हैं कि शासन में समावेशिता ले आने का प्रयास करता है। जो भर्ती आजकल हो रही है ये अब ऐसा नहीं रह गया है कि इलीट क्लास ही केवल आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है, हायर मिडिल क्लास ही आपके यूपीएससी को एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब आप देखिएगा कि रूरल बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास से भी लोग आपके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये इंक्लूसिविटी को बढ़ाने का प्रयास आपका कर रहा है। फिर आप देखिएगा ये हमारे जो लोक सेवा है उसको पेशेवर बनाने का, प्रोफेशनल बनाने का प्रयास कर रहा है। उनके अंदर गुणवत्ता ले आने का, उनके अंदर कार्यकुशलता ले आने का, उनके अंदर तटस्थता, ईमानदारी, दक्षता ले आने का प्रयास आपका कर रहा है। तो लगातार यूपीएससी का प्रयास है कि जो एग्जामिनेशन का पेपर बनाया जाए, जो मॉडल बनाया जाए, जो क्वेश्चंस चयन किए जाएं वो ऐसे हों कि बच्चे के करंट अफेयर्स के नॉलेज को, जो विश्व में हो रहा है उसकी समझ को, पूरे पेपर की अंडरस्टैंडिंग को रॉट मेमोरी पे फोकस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में अभी आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में 2013 में एक मेजर चेंज किया गया, जिसमें सीसेट के साथ साथ जीएस पेपर 4 भी आपका ले आया गया। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया और एथिक्स के पेपर को ले आया गया, ताकि लोगों की सत्यनिष्ठा उनकी चेक की जाए, दक्षता को चेक किया जाए, उनकी एक तरह से जो आपकी इम्पार्शियलिटी है, इक्विटी का कंसेप्ट है, जस्टिस का कंसेप्ट है, उसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बात आपका है। ये हमारे संघवाद को भी मजबूत करता है।
क्योंकि ये ऐसे गुणवत्ता वाले सिविल सर्वेंट्स को चयन करता है पूरे भारत के स्तर पे, जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाके काम करते हैं, और जो राज्य आपके कमजोर होते हैं, जिनके यहाँ पे मानव संसाधन का कमी होता है, वहां पे भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम करते हैं, और उनका जो दृष्टिकोण होता है पूरे भारत के आपके समझ का दृष्टिकोण होता है, जिससे वो उस राज्य का निर्माण में भी भूमिका आपके निभाते हैं। जनरली आप देखेगा कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो यूपीएससी में बड़े सारे कैंडिडेट्स आपके भेज देते हैं, जिसमें यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, और कर्नाटका है, केरला है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अभी डिफिशिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब अखिल भारतीय सेवा का एग्जामिनेशन होता है तो ये सिविल सर्वेंट्स पूरे भारत में आपके जाके काम करते हैं। इनका दृष्टिकोण पूरे भारत को लेके होता है, व्यापक होता है, और इस वजह से वो मानव संसाधन में भी विकास करते हैं। तो ये भी बात आप देख सकते हैं। अब क्या सुधार रिसेंटली अभी आपका यूपीएससी किया है? अभी आप देखेगा कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आपका किया है। जिस तरह की धांधलियां हुई हैं, कुछ जगहों पे आपके देखने को मिला है कि आपके एग्जामिनेशंस में कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ आपके फिजिकली हैंडीकैप का जो आपके इशू रहा है उसको लेके मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, कुछ ईडब्ल्यूएस क्लास को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेके उनके सर्टिफिकेट को लेके कई तरह के इशूज आए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी इसने मॉडर्नाइजेशन किया है, और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में, तकनीकी एकीकरण में इसने ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन टूल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी आपका ना हो पाए। प्रतिभा सेतु ऐप आपका लॉन्च किया गया है। पहले जो हमारे यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू फेस करते थे, वो बच्चे अगर आपके यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए तो किसी तरह के किसी नौकरी में नहीं उनको जगह मिलती थी। अब इस ऐप के थ्रू अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू को क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहां से भी आपके अलग तरह के फील्ड्स में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई है। तो इसमें कनेक्ट्स इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद अल्टरनेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये भी आप देख सकते हैं। एआई इनेबल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते कृत्रिम, अगर आप बात करिएगा, भर्ती में कुशल स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, धोखाधड़ी से बचने का प्रयास आपका किया जा रहा है। साथ ही साथ में डिजिटल इंक्लूसिविटी को भी ले आने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल समावेशिता के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग जन है उनके लिए एग्जामिनेशन को और सुगम बनाने का प्रयास करने का कोशिश किया जा रहा है। ब्रेल लिपि के साथ साथ और जो आपकी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्या क्या चुनौतियां आपकी हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आप देख सकते हैं? जो चुनौतियां हैं वो बदलता हुआ कौशल की मांग है। अभी जो बदलते हुए कौशल की मांग है उसमें जो आपके 4 पेपर हैं, इसमें कुछ और ज्यादा सुधार करने की जरूरत आपकी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को हर हाल में आपको यूपीएससी को अपने साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें एआई के बारे में भी कोई कोर्स आपका हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी काफी आपके नॉलेज होना चाहिए। हालांकि साइबर सिक्योरिटी आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनाया गया है, लेकिन जिस तरह का साइबर सिक्योरिटी का जरूरत है और ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत आपकी है। एआई की कमी आपको लगातार इस पूरे आपके जीएस के 4 सेक्शंस में देखने को मिलेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये नए टेक्नोलॉजी की जो उपज है इसको भी हर हाल में बच्चे को समझना चाहिए। साथ ही साथ में आप देखिएगा कि इसमें लॉ का कोई पार्ट आपका नहीं है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक संहिता जो बीएनएसएस है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय न्याय संहिता है, इनके बारे में कुछ जानकारी रखें। तो लॉ का 100 नंबर का पेपर या लॉ 100 नंबर का आपका एक सेक्शन किसी ना किसी पेपर में इनकॉर्पोरेट किया जाए, चाहे वो जीएस पेपर 2 में हो, चाहे वो आपके किसी और पेपर में आपके इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन जरूरी है हर हाल में भारत के नागरिकों को अपने लॉ के बारे में जानने के लिए, जिससे उनका आपका शासन चलता है, गवर्नेंस होता है। फिर यह भी बात आप देख सकते हैं कि इक्विटी संबंधित, समानता संबंधित चिंताएं हैं। अर्बन बायस आपको देखने को मिलेगा।
हायर कॉस्ट ऑफ कोचिंग है, जो आपके पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी ने इसको इंक्लूड किया है, इंक्लूसिव बनाने का प्रयास किया है। अब गांव में दूर दराज में भी कोई बच्चा है तो वो आपके यूट्यूब के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्ञान ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा अर्बन एरिया के लोग आपके ज्यादा इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी बात आप देख सकते हैं, अर्बन बायस है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास आपके यूपीएससी को करना चाहिए। एग्जाम ओवरलोड है, यहाँ पे बड़े एस्पिरेंट्स आपके एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, इकोनॉमिक ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। उसको भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और जो सबसे मेजर बात आप देखिएगा उसमें कुछ और एज फैक्टर आपका है। यूपीएससी को हर हाल में एज को कम करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सोचना चाहिए कि अगर उनका यूथ जो 32 साल तक जनरल कैटेगरी, 35 साल तक ओबीसी और लगभग 37 साल तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप जोड़ दीजिए 40 साल तक अगर एग्जामिनेशन के तैयारी तो अपना जीवन कब बनाएगा? जरूरी नहीं है कि यूथ 32 साल तक सेलेक्ट हो ही जाए। रेशियो ही आपका ऐसा है कि 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और सीटें होती हैं लगभग 1000। तो किसी भी माध्यम से आप कोशिश कर लें, इन बच्चों को पूरी तरह से यूपीएससी अगले 10 सालों में भी नहीं ले सकती। तो एज फैक्टर को बड़ा ध्यान में रखना है, एज फैक्टर कम करना पड़ेगा ताकि बच्चे जल्दी से इस एग्जामिनेशन को देके अपने, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने जीवन के अन्य धाराओं को पकड़ें। ये जरूरी आपका है, एज फैक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत आपकी है। ये भी बात आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि लेटरल एंट्री भी आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गवर्नमेंट कई सारे पदों पे लेटरल एंट्री को सपोर्ट किया है। उस कंसेप्ट में यूपीएससी की भूमिका कम हो रही है। ये भी एक बात आपका, ये भी एक चिंता का विषय आपका बना हुआ है। फिर ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपका पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जल्दी हो और जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाए। बड़े सारे स्टेट पीसेस इसको फॉलो कर रहे हैं। विद इन 1 वीक वो अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट को दे देते हैं और जल्दी से मेंस का रिजल्ट देते हैं। यूपीएससी अभी भी टाइम ले रहा है, 1 महीने आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट में, 3 से 4 महीने मेंस के रिजल्ट में। तो मॉडर्न आपके टेक्नोलॉजी में विद एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का रिजल्ट और जल्दी आ सकता है। तो फास्टर एग्जामिनेशन, स्विफ्टर एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेशन आपके लोगों की लगातार बनी हुई है, वो भी आपका यूपीएससी को टैकल करना चाहिए। ये बात आपको देखने को मिलेगा। अब आगे क्या रहा, क्या हो सकता है? आगे का रहा यही है कि करिकुलम को अपडेट किया जाए, पाठ्यक्रम को और नवीन बनाने का प्रयास किया जाए। इसमें डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल अफेयर्स के साथ साथ लॉ के साथ साथ एआई को भी आपके इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जाए। इंक्लूसिव सपोर्ट ये भी सुनिश्चित किया जाए। देखिए यूपीएससी अगर चाहे तो इतने रिसोर्सेज उसके पास हैं कि अपने पाठ्यक्रम को बड़े अच्छे से परिभाषित करके उनके संदर्भ में एक मॉडल वीडियो सारे एग्जामिनेशंस के लिए बना सकता है। लेकिन यूपीएससी की तरह कोई ऐसा पहल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी उठता है, कुछ भी बना के आपका रख देता है, लेकिन किसी के पास कोई मॉडल नहीं है जिस मॉडल पे आपका काम हो सके। इसको हर हाल में यूपीएससी को टैकल करना चाहिए। अपने रिसोर्स में से कुछ रिसोर्स उनको आपके वीडियो जनरेशन में लगाना चाहिए ताकि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे हैं, उनको एक क्लियर कट आपका नॉलेज मिले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोचिंग पे डिपेंडेंस आपकी कम हो, वो तभी पॉसिबल है जो पीएससी खुद पहल करके अपने सारे सिलेबस का मॉडल वीडियो प्रेजेंट करेगा और इसमें मेहनत लगेगी और ये करना चाहिए हर हाल में। फिर अगर आप देखिएगा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का भी एक मेजर मसला है। आप जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो ट्रेनिंग एज अ बाई प्रोडक्ट लिया जाता है, ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया जाता है। मिड टर्म ट्रेनिंग और ट्रेनिंग अलोंग विथ प्रमोशन होना चाहिए। प्रशिक्षण होगा तभी आपकी पदोन्नति होगी, प्रशिक्षण नहीं होगा तो पदोन्नति नहीं होगी। और वीडिंग आउट ऑफ द आपके इनकम्पिटेंट पर्सन्स शुड आल्सो बी देयर। आपके कैरियर प्रोग्रेशन में 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे जो लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं ट्रेनिंग के बावजूद, उनको बाहर निकालने की जरूरत आपकी है। ये भी आप देख सकते हैं।
नैतिकता को मजबूत करने के लिए यूपीएससी का जीएस पेपर 4 जरूर आपका बड़ा भूमिका निभा रहा है। उसके बावजूद आप देखिएगा कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। तो इसमें नैतिकता के महत्व को बढ़ाने के साथ साथ इस पे कुछ और सोचना है कि कैसे और हम अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी नैतिकता को बढ़ाया जा सकता है, इस पाठ्यक्रम में कुछ और सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं कि ये चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो अब आप कंक्लूजन अगर देखिएगा तो यूपीएससी जरूर अगर आप बात करिएगा तो माना जाता है कि बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में जो प्रजातंत्र है उसके कवच के रूप में 4 संस्थाएं हैं, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन है, एक संघ लोक सेवा आयोग है, एक सीएजी है और एक आपके सुप्रीम कोर्ट है। तो यूपीएससी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरिंग बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र के कवच के रूप में काम करता है, फ्री फेयर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंश्योर करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि भारत में जो एग्जामिनेशन हो ये बिना किसी पैट्रोनेज के, बिना किसी स्पॉयल सिस्टम के आपके काम करे। तो ये मेजर आपका है, ये कॉम्पिटेंट डाइवर्स इथिकल ऑफिसर्स को ले आने का प्रयास करता है और किसी भी तरह के आपके क्राइसिस सिचुएशन में, रिफॉर्म सिचुएशन में, आपके एपिडेमिक पेंडेमिक सिचुएशन में ये काम किया है विथ फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से और फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।